दोस्तों मेरा टॉपिक अब मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के डिफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूंगा। और कुछ पहले मैं जितना भी लिखवाऊंगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बाकी का जो होगा थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट होगा, बट वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले वाला जो मेरा प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन तो नहीं लिखवाऊंगा, छोड़ो हटाओ, पहला लिखते हैं। मैट्रिक्स का डिफिनेशन सभी को पता होगा क्या आता है, इतने तो आप लोग ये हो नहीं। सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, तो उसमें अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो वैल्यू जो आएगा, और अगर अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम हो जाता है। ये इसका प्रॉपर्टी है, ऐसा नेचर देखा गया है। ऐसा करके आप देखोगे कोई मैट्रिक्स एग्जांपल ले करके दो, उसको एक साथ पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, या फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो, सेम आता है। ऐसा ही अगर 3 4 जितना भी मैट्रिक्स होगा सबके लिए सेम होता है। अगर 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो ए बी सी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट और एक एक करके सबका डिटर्मिनेंट निकाल के प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो सेम आ जाता है। तो इससे एक और फार्मूला हमारा आता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और उसको हम अगर एन टाइम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो कितना होगा। अगर यहाँ पे समझो यहाँ पे ए बी नहीं रह के 2 बार ए रहता तो क्या होता, यहाँ भी एक ए आता ना, तो यहाँ क्या आता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अगर 2 बार रहता ए स्क्वायर, 3 बार रहता तो ए क्यों होता, तो अगर एन टाइम रहेगा तो एन क्यों आएगा ना। तो ए एन का मतलब हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एन टाइम्स। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। सिंपल, ये हो गया। और एक ठो बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, जब डिटर्मिनेंट में जब किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करता है, मतलब एक रो के सारे एलिमेंट से या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट से। पर वहीं अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के या कुछ भी 3 4 5 कुछ भी, तो वो क्या होता है ना, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है। तो इससे क्या होता है ना, जब हम अगर मैट्रिक्स में किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लो अगर n/n का मैट्रिक्स है या 3/3 का मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो जब वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएंगे ना, तो क्या होगा, जब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना देंगे हम लोग तो क्या होगा, ये क्यों बता रहा हूँ, आगे एक प्रॉपर्टी इस पे है बेस्ड, इसलिए बता रहा हूँ। तो जब वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा तो अगर 3/3 का है तो 3 ठुक की कॉमन आएगा, या तो रो वाइज कॉमन कर लो या फिर कॉलम वाइज कॉमन कर लो। बताता हूँ, जैसे एक ए मैट्रिक्स है, इसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट जब बना दिए इसको तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद या तो किसी रो वाइज कॉमन कर लेंगे, तो रो वाइज कॉमन करेंगे तो अगर ये n/n का मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा कि n टाइम्स आएगा, मतलब k टू द पावर n बाहर आएगा और a ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे a और b सभी ये जितने भी हैं सारे a और b पहले मैट्रिक्स हैं फिर उसके डिटर्मिनेंट लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पहले से डिटर्मिनेंट नहीं है, पहले मैट्रिक्स है फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो डिटर्मिनेंट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक चीज़ सुने होंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। कंडीशन इसका है, कंडीशन है डिटर्मिनेंट, मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है तो हमारा उसका डिटर्मिनेंट 0 आना देना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। एग्जांपल एक तो बताता हूँ मैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स दे देगा, बोल देगा A इक्वल टू कि 1 2 5 7 9 1 3 2, ऐसा कुछ दे देगा। मैं नहीं जानता इसका क्या सॉल्यूशन है, और पूछेगा फाइंड क्या, फाइंड क्या। तो ऐसा नहीं बोलेगा, पहले नहीं बताएगा, ये एक बोल देगा कि ये एक मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, वेयर के इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी ए इज तो मतलब या तो 0 बता देता है इसको, तो वो तो बच्चों वाली बातें हो जाती ना। ये बस लैंग्वेज में बता दिए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये याद रखना होगा 0 के बराबर होता है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम लोग करना क्या होगा, करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और के का वैल्यू आ जाएगा। पता नहीं ये डिफाइंड होगा या नहीं, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले लिया, हो सकता है आयोटा के फॉर्म में आ जाए, कुछ भी आ सकता है। नहीं, आयोटा नहीं आएगा एक्चुअली, ये आयोटा नहीं आएगा, मतलब 0 भी आ सकता है, कुछ वैल्यू भी आ सकता है, तो देख लेंगे। और एक तो प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल पर बात करेंगे हम लोग। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं बस एक ये ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मान लो A B C, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और ये नीचे वाले जो इस डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं, यहाँ मान लो I J की वैल्यू है, तो ये अगर अपर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये हो गया अपर ट्रायंगल। अगर लोअर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होता है, लोअर ट्रायंगल। जो भी हो, इसका वैल्यू हमारा होता है इस ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, A इंटू बी इंटू सी। तो ऐसा कभी भी दिया हो कि ये लोअर ट्रायंगल बन रहा हो या फिर अपर ट्रायंगल बन रहा हो, तो उसका प्रोडक्ट, ये डायगोनल का प्रोडक्ट हमारा दे देता है उसका डिटर्मिनेंट, इसको याद रखेंगे। और एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, इसका कंडीशन होता है ए डैश क्या है, इज इक्वल टू आई। ये कंडीशन को अगर एग्जिस्ट मतलब फॉलो कर रहा है कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। इसको ए टी भी बोलते हैं, ए टू द पावर टी भी लिखते हैं, सॉरी बोलते नहीं, ट्रांसपोज ऑफ ए, या फिर डैश भी बोलते हैं। तो ये हो गया एक। और एक तो हम लोग का क्या था, ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रेस लिख लेते हैं, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, उसको ट्रेस बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स दे दे और बोल दे कि ट्रेस इसका 0 है, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स के साथ के मल्टीप्लाई कर सकता है और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और हो सकता है कि और कोई कंडीशन ना दे, ये कंडीशन दे दे और के का वैल्यू पूछ ले, ऐसा पता नहीं, शायद आया नहीं है, लेकिन ऐसा आ सकता है।
अब एक तो और लिख लेते हैं। एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर निकालना होगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, देखो भाई कंडीशन मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका डिटर्मिनेंट होता है ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर n/n के फॉर्म में होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे कुछ लिखना भूला था क्या मैं, कंडीशन नहीं ठीक है, तब ठीक। तो ऐसे ही अगर ये दो बार अगर एडजॉइंट, अगर इसका फिर से एडजॉइंट निकालेंगे, उसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका हो जाता है ए टू द पावर n-1 टू द पावर 2। अगर ये मान लो कि k टाइम्स या फिर m टाइम्स इसको एडजॉइंट निकाल करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे खाली बढ़ रहा है n-1 टू द पावर, यहाँ 1 नहीं बढ़ रहा है, 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ इसका पावर बढ़ रहा है, तो k टाइम्स होगा अगर, तो क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे लग रहा है, इस पे क्वेश्चन मैं कभी देखा नहीं हूँ। फिर से अगर इसका एडजॉइंट निकालेंगे ऐसे ही, के टाइम्स लिखने का ये तरीका शायद सही नहीं है मुझे लग रहा है। इसका डिटर्मिनेंट बस समझो बातों से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 टू द पावर k, ओके, ये फॉर्मूला होता है। ये हालांकि ये बेसिक है, बट याद रखना होगा। ये 12 में भी पढ़े होंगे आप लोग, मैं भी पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे। और एक चीज़ और याद रखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए होता है ना। हाँ, तो ये कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है ना, ये सेम होता है। एक कंडीशन इसको लिख लेंगे हम लोग, कहने का मतलब होता है ना, डायगोनल के ऊपर नीचे सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। और सिमेट्रिक पे कुछ ये लिख देते हैं, एक सिमेट्रिक लिखने का फॉर्मेट होता है, वो लिखवाऊँ यहाँ पे या नहीं लिखवाऊँ, नहीं छोड़ देते हैं यहाँ पे। पहले स्क्यू सिमेट्री देख लेते हैं क्योंकि याद रहेगा ना, साथ में रहेगा। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, इस कंडीशन को फॉलो होने के लिए ना हमारा डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो जाता है, मतलब ज़ीरो रहता है, तभी होता है। आप देखना सिमेट्री, एसक्यू सिमेट्री का कंडीशन। और एक ये लिखेंगे, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स दे दिया है, ये नहीं बोल रहा है एसक्यू है या ओनली सिमेट्रिक है, ठीक है, तो हम लोग इसको एसक्यू या सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2।
कभी कभी देखो ना ऑप्शन में ना खाली ए प्लस ए दे देता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज दे देता है, या फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो वहाँ पे अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा तो यही हम लोग टिक करेंगे। डायरेक्ट बोलता है ये कोई मैट्रिक्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्री मैट्रिक्स, ऐसे दे देगा। और ये बोल सारा ऑप्शन ये भी दोनों रहेगा और साथ में कुछ ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे रहता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आता है। और एक चीज़ है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन e टू द पावर ऑड क्या देगा, SQ देगा, SQ सिमेट्रिक। और a टू द पावर इवन क्या देगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो इससे हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे, और इससे हम एक और चीज़ निकाल लेंगे। कैसे, अगर ये ऑड स्क्यू दे रहा है मतलब इवन और एक ऑड का मल्टीप्लिकेशन होगा ये। अगर a टू द पावर 3 होगा तो a टू द पावर 2 और ए का होगा, मतलब एक ऑड एक इवन है, मतलब एक स्क्यू और एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, SQ होगा। ठीक है, सिमेट्रिक यहाँ लिख देते हैं, या फिर इससे इसको निकाल सकते हैं या फिर इससे इसको निकाल सकते हैं, बस वाइस वर्सा टाइप का है। कोई एक याद रख लो, आगे हो जाएगा। अब एक और फार्मूला लिखेंगे, वेट थोड़ा सा पेज को निकालने दो। अब हम लोग एक इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे। इन्वर्स का फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान में देना यार, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना अगर कभी ऑब्जेक्टिव आया ना तो ये दो जगह दिया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, और एक कंडीशन साथ में दिया हो वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0, और जल्दी जल्दी में ये गलती हो जाएगा। तो ये चीज़ या फिर कोई टीचर भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे वो बताना ज़रूरी होता है। और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि अब मतलब जो इंजीनियरिंग में प्रॉपर्टी यूज होना है वो है नहीं है। तो अब हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का बात करते हैं, या फिर दूसरे वीडियो में बात करते हैं। ठीक है भाई। एक चीज़ बच गया था हम लोग का, एक प्रॉपर्टी और है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, और एक है, ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दे देगा ए का, खैर ट्रांसपोज निकालना बहुत ईजी है, बस रो कॉलम में इंटरचेंज करना रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो या ट्रांसपोज निकाल के भी निकाल सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट कहीं पूछ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नहीं भी याद रहेगा तो ट्रांसपोज इजीली निकाल लेंगे कोई भी। तो एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं, आप याद कर लो। अगर कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़े होंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसके थ्रू ना हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसका आगे चल के यूज होगा। उससे हम लोग का
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकलता है। रैंक क्या होता है, मैं एक थोड़ी सी मैं समझा दे रहा हूँ। रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो ये जीरो रोज बनाते हैं, और जितना बच जाता है नॉन जीरो रोज वो हमारा रैंक बताता है। या फिर कॉलम में वो सेम कंडीशन होता है। तो कोई एक कंडीशन, कोई एक मतलब प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। खैर आगे चलते हैं हम लोग, इसको छोड़ के और दूसरी वीडियो में देखेंगे हम लोग। अगर कोई डिटर्मिनेंट है n क्रॉस n का, तो हम इसको अगर ब्रेक करेंगे ना, तो हमारा कितना नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म होगा, ये इज इक्वल टू होता है नंबर n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, तो हाँ, वो हम ट्रांसपोज के बारे में इसलिए बता रहा था ना कि ये कंडीशन है, अगर कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम रो या फिर कॉलम ऑपरेशन कितना होता है, रो और शन, वो होता है n-1 एक बार में। कहने का मतलब एक बार में अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो उसमें हम या तो 2 रो या फिर 2 कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसका 2 रो या फिर 2 कॉलम आ गया, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि ABC आया, DEF आया, ऐसा कुछ आया, तो हम लोग रो यहाँ क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। मतलब ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2। तो C1 में से C2 हटाएंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इससे हमारा 0 आ जाता है, सॉरी 0 आ जाता है वैल्यू। ये चीज़ें याद रखेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट एक इन्वर्स का वीडियो में डालूँगा, जिसमें इन्वर्स निकालने का 2 मेथड मैंने बताया है। एक तो कोफैक्टर निकालेंगे पहले, फिर एडजॉइन निकालेंगे, उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे, वो थोड़ा लंबा है। और एक है हमारा शॉर्टकट मेथड है, जिसमें 3×3 मैट्रिक्स के लिए हम लोग निकालना सीखेंगे, क्योंकि 3×3 ही मैक्सिमम आता है और जो टफ होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दूसरा वाला मेथड है वो तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं यूज करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे ओनली। बट फिर भी एक इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बता रहा हूँ 2×2 का। इसको मतलब प्रोसेस ये नहीं है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अगर ए एक मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, A इन्वर्स। डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट तो हम निकालेंगे, AD-BC हो जाएगा, तो 1/AD-BC। और यहाँ क्या हो जाता है, इसको ये डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, यहाँ DA हो जाता है, और ये हमारा सेम रहता है, लेकिन इसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो
आज बस इतना ही।